अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का सबसे पहले चैप्टर करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें स्टूडेंट मैं साथ साथ आपको शॉर्टकट्स और ट्रिक्स भी बता दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो। आपने क्या करना है, जो सवाल मैं आपको करवाता जाऊं तो वीडियो के एंड के ऊपर आप उसी दिन उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट डे जब आपकी अगले चैप्टर की वीडियो आएगी या नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा। कोई सवाल या कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पर बता दूँगा। चलें स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से। इस चैप्टर के ये दो हिस्से हैं, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है मैट्रिक्स इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स अ प्लेस इन विच समथिंग डेवलप्स। यानी कि मैट्रिक्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को बनाएं या किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ को रखें। जैसे देखें, अब अगर आप यहाँ देखें ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने नंबर लिखा हुआ है 5, 6, 7, 8। अभी नंबर मैंने इसके अंदर लिख दिया तो इस ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है कोई चीज़ एक बना दी, तो ये कहलाता है आपका मैट्रिक्स। अगर हम बुक की लैंग्वेज पर जाएं तो बुक कहती है आ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द नंबर्स इज कॉल्ड आ मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर यानी कि अगर आप देखें तो एक रेक्टेंगल की शेप है, एरे ऑफ द नंबर्स आप देखें हमने नंबर्स की अरेंजमेंट कर दी, तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है इसको क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता होना चाहिए, तो वो आपने सिंपली इस तरह समझ ली। अच्छा, अब स्टूडेंट जब आप मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती हैं, एक होती है रॉस और एक होता है कॉलम। अब अगर आप इसी मैट्रिक्स को देखें, पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर मैं इसकी डेफिनेशन भी बता दूंगा ताकि एमसीक्यूज़ आए तो आपके लिए मसला ना हो। देखें 5 और 6 अगर आप देखें तो ये इस तरह लिखा हुआ है एक लाइन की फॉर्म में स्ट्रेट, और अगर आप 5 और 7 देखें तो ये इस तरह लिखा हुआ है, तो ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये कहलाती है वर्टिकल लाइंस। यानी कि एक इस तरह अरेंजमेंट होगी और एक आपकी ऊपर से नीचे की अरेंजमेंट होगी। जो इस तरह अरेंजमेंट होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसको आप कहते हैं रोज यानी कि रो। अगर आप देखें एक रो ये रही और एक रो ये रही, तो मैं आपसे पूछूंगा कितनी रो है तो आप बता सकते हैं कि फर्स्ट रो और ये हो गई सेकेंड रो। इसी तरीके से अगर आप देखें तो अगर ऊपर से नीचे मैं जाता हूँ, जैसे पहले मैंने लेफ़्ट से राइट पर गया, अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊँगा तो ये एक कॉलम हो जाएगा और ये एक कॉलम हो जाएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस। तो जो वर्टिकल लाइंस जितनी भी होंगी आपके उतने कॉलम हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। आपको समझ में आ गया? चलें इसकी मैं डेफिनेशंस बताता हूँ। ये देखें रो की डेफिनेशन और ये कॉलम की डेफिनेशन, इसमें मैंने यहाँ पेंसिल से भी हाईलाइट कर दिया, मैं थोड़ा करीब कर देता हूँ। देखें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस इन अ मैट्रिक्स, यानी कि ये जो भी आपके पास मैट्रिक्स है इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, जिस तरह मैंने आपको अभी बताया वो कहलाता है इज कॉल्ड रो। इट इज़ डिनोटेड बाय एम, वो कह रहे हैं इसको आप एम से जाहिर करेंगे या फिर आप आर से जाहिर करेंगे। तो अच्छा इसके साथ देखें वी काउंट रोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हम कहते हैं कि हम रो को कहाँ से काउंट करते हैं, टॉप से लेके नीचे तक। यानी कि अगर आप यहाँ देखें एक रो ये रही और एक रो आपके पास ये रही, तो रो क्या होता है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो यहाँ पे कितनी रो आ गई, आपने लिखा 2 रो आ गई, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो एम है इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2। एम का मतलब 2 का मतलब होगा कि एक रो और ये आपके पास होगी 2 रो। इसी तरह अगर आप यहाँ देखें स्टूडेंट्स तो इस वाले मैट्रिक्स में एक रो ये रही और एक रो ये रही, इसमें भी 2 रो हैं और इसमें भी 2 रोज हैं, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं कॉलम्स की तरफ। तो कॉलम्स क्या है, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम। अब वर्टिकल लाइंस क्या आती है, जो मैंने कहा था ऊपर से नीचे। तो अगर आप यहाँ देखें एक और ये 2 कॉलम हो गए, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स में 2 रोज और 2 कॉलम है, और इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रो तो हैं लेकिन कॉलम कितना है, सिर्फ एक ही है। अच्छा अब जो मैंने एग्जांपल दी है मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3, 2, 1, 1, 1, 8। अच्छा यहाँ हो गया 2 रो आ गई आपके पास और कितनी कॉलम आ गई, 3 कॉलम आ गए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं लिख सकता हूँ कि m इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि 2 रो हैं और यहाँ पर में n है, तो कॉलम कितने आ जाएंगे, 1, 2 और 3। तो मैं लिख सकता हूँ n इज़ इक्वल टू 3। यहाँ तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब हम बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर जाते हैं ताकि आपको समझ में आए, तो हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टार्ट करें। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आपके पास ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि कितनी नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम हैं, यानी कि m मल्टीप्लाई n। अगर आप देखें यहाँ मैंने लिख दिया इसको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। पहले आप जितनी भी रो हैं वो लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे। ये सिंबल की फॉर्म में मैंने बता दिया है m मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है।
अच्छा, अब अगर आप यहाँ देखें इस मैट्रिक्स के अंदर, तो m क्या होता है, नंबर ऑफ़ रो। ये पहली रो, सेकंड और ये थर्ड रो। तो पहले हमेशा रो लिखते हैं, तो देखिए मैंने लिख दिया 3। अब बाद में क्या आएगा, मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद कॉलम। तो ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम आ गया। तो यहाँ पे 3 रो हैं तो 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई 2 कॉलम है तो मैंने 2 लिख दिया। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका मतलब 3 रो और 2 कॉलम है। तो ये जो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 आपने लिखा है, ये एक्चुअली क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, आप क्या करते हैं, जो आपके पास रो होती है उसको आप कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, या आपके पास जो कॉलम है उसको आप कन्वर्ट कर देंगे रो के अंदर। लेकिन किस तरह, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ नोट करें, मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है 178, तो ये कॉलम आपको दिया हुआ है 178। आपने क्या करना है, इस कॉलम को कन्वर्ट कर देना किसके अंदर, रो के अंदर। देखें वर्टिकल लाइन जो है वो कॉलम है ना, और रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरीके से। तो अगर मैं इसको पहले 1 की जगह मैंने दोबारा लिखा 1, 7 की जगह फिर अगेन लिखा 7, और 8 की जगह अगर आप देखें मैंने दोबारा लिख दिया 8। लेकिन पहले ये किस फॉर्म में था, कॉलम में। अब इस कॉलम को मैंने किस में कर दिया, रो के अंदर। तो कॉलम को जब आप रो में कन्वर्ट करें, या अगर आप इसका उल्टा कर दें, जैसे अगर ये इस तरह लिखा हुआ है 178, ये एक रो बनी हुई है। अगर इस रो को मैं इस तरह कॉलम की फॉर्म में लिख दूँ, यानी कि 1 की जगह 1, 7 की जगह 7 और 8 की जगह 8 आ जाए, लेकिन रो कॉलम की फॉर्म में आ जाए, तो फिर भी आप इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोज, जिसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, टी से। देखिए ये मैट्रिक्स ए लिखा हुआ था, इसके ऊपर मैंने लिख दिया टी, इसका मतलब ये इस मैट्रिक्स का क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। अच्छा स्टूडेंट, अक्सर ये लिखा हुआ मिलेगा आपको 2x2 मैट्रिक्स या 3x3 मैट्रिक्स। इसका मतलब ये होता है, 2x2 का मतलब हो जाएगा कि 2 रो और 2 कॉलम, जिस तरह हम m मल्टीप्लाई n लिखते हैं ना, इसी तरह 3x3 का मतलब हो जाएगा 3 रोज और 3 कॉलम। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो एक रो और ये दूसरी रो आ गई, एक कॉलम आ गया और दूसरा कॉलम आ गया, तो 2 रो 2 कॉलम, इसलिए हमने लिख दिया 2x2। यहाँ आप देखें 3x3 का मतलब क्या हो गया, 3 रोज हैं, और यहाँ देखें 1, 2 और 3 कॉलम है, तो 3x3 का मैट्रिक्स आ गया। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स, कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। अच्छा, ये सवाल आपका पेपर में इस तरह आता है कि कोई भी मैट्रिक्स देगा, आपसे पूछेगा एमसीक्यूज़ में कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखें सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। आपको इंग्लिश नहीं याद रखनी है, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो, यानी कि 3x3 हो या 2x2 हो। किस तरह देखें, इसमें 1, 2 और 3 रो हैं। अगर आप यहाँ देखें 1, 2 और 3, ये 3 कॉलम है, तो 3 रोज और 3 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। यहाँ देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट में 2 रो हैं आपके पास और 2 कॉलम है, तो जब 2 रो 2 कॉलम एक जैसे हैं, ज़रूरी नहीं कि 3x3 और 2x2 भी हो सकता है। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ही रो और एक ही कॉलम है, तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपने याद रख लिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जिस तरह स्क्वायर में नंबर ऑफ रो नंबर कॉलम सेम होते हैं, अगर वो सेम ना हो, यानी कि आप यहाँ देखिए नॉट इक्वल, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिस तरह अगर आप यहाँ देखें एक रो दूसरी रो, लेकिन अगर आप कॉलम देखें तो 1, 2 और 3 आ गया। अगर लिखकर मैं बताऊं, पहले 2 का मतलब है 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो जब इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ देख लें, एक रो दूसरी रो, लेकिन कॉलम कितना है, एक ही है, तो अगर एक जैसा नहीं होगा तो वो कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर को आपने एक दूसरे की अपोजिट करके याद रखना है। इसके बाद देखें नेक्स्ट है नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। ये क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स क्या हो, ज़ीरो हो, इस कॉल्ड नल मैट्रिक्स। जैसे अगर आप इसको हम ज़ाहिर भी ज़ीरो से ही करते हैं या ओ से करते हैं, देखें 0 0 0, यानी कि जितनी रोज़ हैं कॉलम में सब के अंदर ज़ीरो आ रहा है, यहाँ भी ज़ीरो आ रहा है, तो आप इसको क्या कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे रॉ मैट्रिक्स की। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम बेशक बहुत ज़्यादा हो। लेकिन इसके लिए ना ये एमसीक्यूज आता है 1 मल्टीप्लाई बाय n। शुरू में क्या होता है रो और बाद में क्या होता है कॉलम, तो जिसमें एक रो हो और कॉलम एक से ज़्यादा हो, कोई मसला नहीं है। जैसे देखें यहाँ मैं आपको अगर दिखाऊँ मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू 1 2, तो आप देखिए इसमें एक रो आ गई, लेकिन कॉलम अगर आप देखें 1 2, तो एक रो अगर आएगी तो उस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, रॉ मैट्रिक्स। सेकेंड अगर आप देखें स्टूडेंट 1 6
5। इसमें भी अगर आप देखें एक ही रो आपको नज़र आ रही है, तो अगर एक रो आएगी तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा वो क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। या अगर आपको इस तरह एमसीक्यूज आ जाए 1 × n इज कॉल्ड व्हाट मैट्रिक्स, तो आप उसका नाम दे सकते हैं रो मैट्रिक्स। अच्छा, इसी की उलट हो जाएगी कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा कि कॉलम एक होगा, रो ज़्यादा होंगी। जिस तरह अगर आप यहाँ देखें A इज़ इक्वल टू 1 2, B इक्वल्स टू 5 6 7। इसमें अगर आप देखें एक कॉलम है, रो बेशक ज़्यादा हो 1 2। इधर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक आपके पास कॉलम आ रहा है, लेकिन रो तो आप देखें ज़्यादा है, 1 2 3। तो आपने क्या याद रखना है, रो मैट्रिक्स में एक रो होगी और कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा। और उसके लिए एमसीक्यू इस तरह आएगा, 1 × n का मतलब है रो मैट्रिक्स और m × 1 का मतलब क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। जो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ ना, ये आप साथ साथ रिवाइज भी करते रहें या एक मरतबा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी लाजमी, सवाल सॉल्व करने से पहले। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट दोज इन द मेन डायगोनल। अच्छा, डायगोनल क्या होता है स्टूडेंट, इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जो पहला और आखिरी अगर सेंटर से जा रहा हो, इसमें भी देखें पहला और आखिरी सेंटर से जा रहा है, ये कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। वो कह रहा है अगर डायगोनल एलिमेंट्स कोई भी नंबर हो जीरो के अलावा, जैसे देखें 6 5 7, यहाँ देखें दूसरे मैट्रिक्स में 6 और 5, अगर डायगोनल एलिमेंट्स का नंबर हो और बाकी डायगोनल के ऊपर और नीचे क्या हो, ज़ीरो हो। यहाँ देखिएगा ये 6 और 5, लेकिन ऊपर नीचे क्या है, ज़ीरो है। अब इसको आप पढ़ें, आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट इन द मेन डायगोनल, यानी कि डायगोनल के अलावा बाकी तमाम ज़ीरो हो, इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब अगर आप इसके बाद देखें तो स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स आ गए। इसमें अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं, इसको समझ लीजिएगा। A diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal is called scalar matrix। अच्छा, ये कह रहा है ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स एक जैसे हों डायगोनल के। जैसे अगर आप देखें पीछे वाले में क्या था, डायगोनल एलिमेंट्स तो थे लेकिन वो एक जैसे नहीं थे, इसलिए वो सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स था। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें आप देखें 5 और 5 एक जैसे हैं, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर आप नेक्स्ट वाले में देखें डायगोनल एलिमेंट्स को आप देखें 6 6 और 6, ये तीनों भी एक जैसे हैं और बाकी सारे जीरो हैं, यानी कि वो डायगोनल मैट्रिक्स तो है, लेकिन अगर सेंटर डायगोनल एलिमेंट्स अगर एक जैसे हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स की तरह ही यूनिट मैट्रिक्स है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, स्केलर मैट्रिक्स में एक जैसे एलिमेंट होंगे, यानी कि 5 होगा 6 होगा 7 होगा, कोई भी नंबर होगा, लेकिन वो 1 के अलावा होगा, 1 नहीं हो सकता। अगर वो 1 हो जाए तो वो फिर स्केलर मैट्रिक्स क्या बन जाता है, यूनिट मैट्रिक्स। किस तरह, अगर आप देखें ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके ऊपर नीचे ज़ीरो है और डायगोनल एलिमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो इसमें यहाँ भी 1 1 आ रहा है और यहाँ भी 1 1 1 आ रहा है। अगर डायगोनल एलिमेंट्स में 1 आ जाए तो वो कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स, और 1 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो वो कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को हम जाहिर करते हैं आई से। इसका एक और नाम भी होता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर आपसे वो यूनिट मैट्रिक्स पूछे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूछे, दोनों एक ही चीज़ का नाम है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अपर है ना, तो इसका आपने समझने का तरीका उल्टा होता है। किस तरह देखें, अगर आप मैट्रिक्स पर जाएं तो ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल क्यों नहीं, क्योंकि डायगोनल में नीचे भी जीरो आते हैं और ऊपर भी जीरो आता है, आपको मैंने बताया। यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स में अगर ऊपर और नीचे जीरो आ जाए तो डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना। अच्छा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या हो, अपर लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स उसके नीचे वाले जीरो को देखेंगे। अगर डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जीरो है, जैसे देखें 5 9 7 के नीचे जीरो है, तो वो कहलाता है अपर ट्रायंगुलर, यानी कि उल्टा आप पढ़ते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा करीब करके बताऊं, अब देखिएगा इसमें अगर आप देखें तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर जीरो हैं, तो आपने लिख दिया इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो होता क्या है, अगर ऊपर वाले जीरो हैं तो वो ऊपर अगर जीरो है तो वो लोअर होगा, और अगर डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जीरो होंगे तो वो अपर कहलाएगा। तो ये एक आसान तरीका होता है इसको समझने का। अच्छा, इसके साथ एक होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आपने एक तो पढ़ लिया अपर और लोअर ना, तो वो कहता है अगर कोई भी मैट्रिक्स अपर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो तो वो कहलाता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये तो एक सिंपल सी बात है। नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब जो स्टूडेंट आपकी डेफिनेशन आएंगी, इनका डायरेक्ट ताल्लुक होगा आपके सवालात से जो आगे हम एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। इसको ज़रा ख्याल से पढ़िएगा। अच्छा देखें, एक होता है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अगर
वो इस शर्त को पूरा करेगा। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का एक अगर आपने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज मैं आपको बता चुका हूँ, रो को कॉलम करना, कॉलम को रो बनाना। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर हो जाए उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के, यानी कि ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ हो, आप उसका ट्रांसपोज लें और उसका आंसर दोनों का सेम आ जाए, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं इसको समझाता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो। ये देखें, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 3 3 2, ये क्या है आपके पास? मैट्रिक्स ए है। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ, ट्रांसपोज का मतलब ये जो रॉ है इसको कॉलम बना दूँ। 1 3 को मैंने इस तरह कर दिया, और अगर आप इसको रॉ को देखें 3 2 को मैंने इस तरह कॉलम बना दिया। तो इस मैट्रिक्स ए को देखें और ट्रांसपोज लेने के बाद देखें क्या दोनों का आंसर सेम है। अगर मैट्रिक्स ए और उसके ट्रांसपोज का आंसर सेम है तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और एग्जाम्पल देखने स्टूडेंट आसानी के लिए, ए डी सी डी बी एफ सी एफ ई। अब ये एक रॉ है आपके पास, इसको मैं इस तरह यहाँ कॉलम में लेकर आ जाऊँ। ए डी सी को अगर मैं यूँ लिख दूँ यहाँ पर, तो आप देखें ए डी सी को मैंने यहाँ लिख दिया, फिर ये डी बी एफ को मैंने इस तरह करके लिख दिया, सी एफ ई को मैंने कॉलम में, यानी कि रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर आप देखें दोनों का आंसर क्या हो रहा है? सेम आ रहा है। बी का ट्रांसपोज दोबारा बी के बराबर आ रहा है। इस तरह के मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जिस तरह आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था, सिमेट्रिक की तरह एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्रिक से पहले एक नया वर्ड आ गया स्क्यू। इसका आसान तरीका क्या होता है स्टूडेंट समझने का, कि आप वही कंडीशन देखें, ए का ट्रांसपोज पहले वो बराबर आ रहा था ए के, अब वो ए के इक्वल नहीं आएगा बल्कि माइनस ए के इक्वल आएगा। क्या मतलब? सिमेट्रिक में डायरेक्ट ए का ट्रांसपोज बराबर आता है ए के, और स्क्यू जब लिखा हुआ आ जाएगा तो जो वहाँ पर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं आएगा बल्कि माइनस ए के बराबर आ जाएगा। किस तरीके से? अगर आप यहाँ देखें, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको 0 -4 1 4 0 -3 -1 3 0। अच्छा, अब अगर आप देखें एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ, जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया 0 -4 1 को अगर इस तरह कॉलम में लिखा तो ये इस तरह आ गया। फिर आप देखिए 4 0 -3 को मैंने कॉलम की फॉर्म में लिखा, फिर -1 3 0 को कॉलम की फॉर्म में लिखा, तो ये रो को मैंने कन्वर्ट कर दिया कॉलम के अंदर। अब एक्चुअली क्या होगा, अगर आप इसमें से देखें यहाँ पर मैं माइनस को कॉमन निकाल लूँ, यानी कि पहले वाली रो में से मैंने माइनस को कॉमन निकाला, तो यहाँ से, क्योंकि इसको तो मैं यहाँ लेकर आ गया। अब आप इसको देखें, 0 प्लस है तो बाहर जाकर ये क्या होगा? -0 के साथ तो आप माइनस ही लिखते। 4 प्लस था तो क्या बन गया? माइनस। -1 था तो वो क्या बन गया? 1। क्योंकि हमें स्टूडेंट पता है जब भी हम माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। अब आप देखिए -4 था तो वो क्या बन गया? 4। 0 तो एज इट इज़ रहेगा। 3 क्या बन गया? -3। 1 आपका हो गया -1, -3 बन गया 3, 0 तो अगेन आ गया 0। तो हुआ क्या, आपने पहले मैट्रिक्स का लिया ट्रांसपोज, फिर आपने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने से क्या हुआ, अगर आप नोट करें, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, क्या ये वाली वैल्यू वही है जो पहले ए की आ रही थी? अगर आप इसको और इसको आपस में कंपेयर करें तो आप क्या नोट करेंगे कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ये मैंने लिख दिया, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस की जगह अगेन क्या आ गया? माइनस, और ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स क्या बन गया आपका? ए। तो ये इक्वल आ गया ए के। तो इसके अंदर आपने क्या देखा कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं आया बल्कि माइनस ए के बराबर आया, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दो मेन हो गई, एक हो गया सिमेट्रिक और एक हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। इसको आपने अच्छे से याद रखना है, बहुत आसान सा है, सिर्फ आपने ये कंडीशन इसकी याद रखनी है। स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे हर्मिटियन मैट्रिक्स को। ये भी वही है, सिर्फ एक कंडीशन आपने इसकी पढ़नी है। वो क्या है, अगर आपने ए बार मॉड ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाए ए के। अब इस कंडीशन को समझने के लिए ना मैं आपको पहले अलग से थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। देखें, कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास ए, वो गिवन है आपको 1 आयोटा माइनस आयोटा और आपको दिया हुआ है 2, इसे आप पढ़ते हैं आयोटा। अब अगर इस मैट्रिक्स के ऊपर मैंने इस तरह का एक बार लगाना है तो ये बार एक्चुअली कहलाता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर के अलावा ये आयोटा वाली वैल्यू है, जैसे 1 और 2 तो नंबर है, आप क्या करेंगे, इस आयोटा को आप इसके साइन को चेंज कर देंगे। इसके साइन के चेंज करने को हम कहते हैं बार लगाना, यानी कि कॉन्जुगेट लेना। अब देखिए आयोटा के ऊपर लिखा हुआ है, साथ ये है प्लस, कुछ भी नहीं है तो मकसद प्लस, तो यहाँ मैंने लगा दिया माइनस। अब यहाँ अगर आप देखें माइनस है तो मैंने क्या कर दिया? प्लस। तो ये बहुत आसान है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है कि आपने सिर्फ आयोटा के अगर साइन को चेंज कर दिया तो साइन को चेंज करने को हम कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट हमने ले लिया, बार लगा दिए। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखें,
यहाँ लिखा हुआ था कि ए आपको गिवन है कोई भी मैट्रिक्स, वो इक्वल आ जाए किस तरह, जब आप उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें और फिर क्या करें, ट्रांसपोज ले लें। अभी किस तरह होगा मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको आसान लगे। अब स्टूडेंट इसको समझने के लिए कि हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है, देखें आपको कोई भी मैट्रिक्स ए की वैल्यूज़ ये सारी गिवन है। अब इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, इस मैट्रिक्स का आपने निकालना है कॉन्जुगेट, यानी कि आयोटा की साइन को चेंज करना है। जैसे देखें 1 5 8 4 ये तो एज इट इज़ लिखे हुए क्योंकि ये नंबर है। अब आयोटा वाली आप वैल्यूज़ देखें, प्लस आयोटा है तो ये आपने माइनस आयोटा कर दिया, -2 आयोटा है तो ये आपने 2 आयोटा कर दिया, +9 था तो आपने -9 कर दिया, +2 आयोटा था तो -2 आयोटा आपने किया, +5 आयोटा को आपने -5 आयोटा कर दिया, -5 आयोटा को आपने +5 आयोटा कर दिया। इसी तरह 2 आयोटा को आपने माइनस और माइनस वाले को आपने प्लस कर दिया। तो सिंपली आपने क्या किया, जो भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ था उसके अंदर आपने आयोटा के साइन को चेंज किया, जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट करना। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, उसका आप निकाल लें ट्रांसपोज टी। ये बाहर हमने इसलिए लगाया ताकि इसमें और इसमें हम डिफरेंस कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें जो भी मैट्रिक्स का आपने कॉन्जुगेट लिया, अब उसका ट्रांसपोज क्या था कि ये जो रॉ लिखी हुई है इसको आप इस तरह कॉलम में लिख दें। तो देखें क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस आयोटा, 2 आयोटा और -9 आयोटा। देखिए 1 की जगह तो आ गया 1, माइनस आयोटा की जगह माइनस आयोटा, 2 आयोटा मैंने एज इट इज़ लिख दिया और -9 आयोटा को मैंने यहाँ लिख दिया। तो जो भी मेरे पास रॉ थी उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया कॉलम के अंदर। अब आप देखें आयोटा 5 -5 -2 इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। फिर इस रॉ को भी मैंने कन्वर्ट कर दिया कॉलम में और इस रॉ को भी कन्वर्ट कर दिया मैंने कॉलम के अंदर। तो एक्चुअली क्या है, आपका मैट्रिक्स है, उसका कॉन्जुगेट है और उसका ट्रांसपोज है। अगर इस तरह करने से एंड में आप देखें जो मेरा मैट्रिक्स ए है वो अगर इक्वल आ रहा है मेरे इस ऑपरेशन के, यानी कि जब मैंने सारा काम किया तो आपने पीछे देखा तो जो मैट्रिक्स ए था मेरा वो यही आ रहा था। तो अगर ए की वैल्यू इक्वल आ जाए इस तरह करने से मोड ऑफ ए ट्रांसपोज के, इस तरह का मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा, हर्मिटियन मैट्रिक्स। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक मरतबा आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि स्क्यू का मतलब होता है माइनस। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स आपने क्या पढ़ा स्टूडेंट कि अगर ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बराबर आ जाए ए के, अब ए के बराबर ना है बल्कि -a के अगर बराबर आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो ये बहुत आसान है, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अगर मैट्रिक्स ए आपको ये पूरा गिवन है, पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट लेंगे फिर ट्रांसपोज लेंगे, अगर वो बराबर आ जाए -a के तो हम क्या कहेंगे, वो क्या, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो लेट्स स्टार्ट इट। अब देखें जो मैट्रिक्स ए गिवन था उसका मैंने ले लिया ट्रांसपोज में क्या था, ए में गिवन था प्लस आयोटा, इसको मैंने कर दिया माइनस, जो +2 आयोटा था उसको मैंने किया -2 आयोटा। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मैट्रिक्स ए का ए कॉन्जुगेट ले लिया, जो आपको मैं पीछे सिखा चुका हूँ। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज में क्या होगा, ये जो आपकी रॉ है इसको मैंने क्या बना देना है, कॉलम, 0 माइनस आयोटा -2 आयोटा -9 आयोटा, जो रॉ की फॉर्म में लिखा हुआ है इसको मैंने यहाँ पे आप देखें कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह दूसरी रो को भी आपने कॉलम बनाया, तीसरी रो को भी आपने कॉलम बना दिया और चौथी रो को भी आपने कॉलम बना दिया। तो ये इस कॉन्जुगेट का निकल गया ट्रांसपोज। अब आप क्या करेंगे, वही तरीका, स्क्यू में हमेशा माइनस कॉमन लेंगे। पहली रो से जब मैं माइनस कॉमन लूँगा, ये ओवरऑल मैंने ले लिया, तो जो माइनस होगा वो क्या बन जाएगा, प्लस, माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, माइनस भी बन जाएगा प्लस। इसी तरह सेकंड रो में जो जो माइनस वाली वैल्यू है वो प्लस हो जाएंगी, थर्ड रो में भी माइनस वाले प्लस, यहाँ भी माइनस वाले क्या हो जाएंगे, प्लस। अब आपने स्टूडेंट ये देखना है कि जो वैल्यू आपके पास आई अगर वो ए के बराबर है, तो आपको मैंने बताया था ये पूरा क्या था, ए, और बाहर क्या लिखा हुआ है, माइनस। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए मोड ऑफ ट्रांसपोज जो है वो इक्वल आ रहा है, -a के बराबर आ रहा है। अगर इस तरह होगा तो ये कहलाएगा स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें ये कंडीशन होगी, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप स्क्वायर लें और वो बराबर आ जाए उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के, वो कहलाएगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको मैं करके बताता हूँ। ये बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस है, मैं आपको समझा रहा हूँ, टाइम लग रहा है, आपने सारी डेफिनेशंस याद रखनी है स्टूडेंट्स। ये आ गया मैट्रिक्स ए। अब वो कह रहा है इसका आप स्क्वायर ले लें। स्क्वायर का मतलब क्या होगा, मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा मैट्रिक्स ए से, 2 मरतबा लिखेंगे। तो देखिए मैंने ए स्क्वायर का मतलब क्या है, मैंने ए लिखा, फिर उसको मैंने दोबारा मल्टीप्लाई करके दोबारा से ए लिख दिया, तो ये हो गए 2 मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये कहलाएगा आपके पास ए स्क्वायर।
अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, एक मरतबा फिर मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें आप क्या करते हैं, जो पहले वाले मैट्रिक्स की रो के नंबर्स हैं जैसे 2, -2, -4, इन तीनों नंबर को यानी कि पहली रो को आप पहले कॉलम से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस तरह 2, -2, -4 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2, -1 और 1 आ जाएगा। तो इस रो को जब आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर इस वाली रो को आप इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर इस रो को आपने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि पहले वाले की रो दूसरे वाले का कॉलम, ये आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। चले मैं आपको करके बताता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको किसी और मैट्रिक्स के ज़रिए इसकी मल्टीप्लिकेशन समझा देता हूँ ताकि यहाँ पे इजीली आपको समझ में आ जाए। देखें, अब आप देखें पहले वाली रो और दूसरे वाला कॉलम, तो मैंने 1 को पहले किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, तो अगेन क्या आ गया, 1 आ गया। 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से तो अगेन 2 आ गया। 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 -1 से तो माइनस का 3 आ गया। ये याद रखिएगा, जब आप पहले की रो को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में प्लस का साइन आता है, ठीक है। अब जब 1 को 1 से किया वही, 2 को 1 से किया 2, 3 को जब आपने 1 से किया तो माइनस, तो प्लस माइनस दोबारा क्या आ गया, -3 आ गया। ये तो इस तरह हो गया। अब आप देखें वही तरीका, पहले की रो फिर दूसरे का कॉलम, तो 1 को आपने 2 से किया 2 आ गया, 2 को आपने दोबारा 2 से किया तो 4 आ गया, और 3 को आपने 2 से किया माइनस का 6 है तो माइनस का 6 आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट इसी पहले की रो को आप तीसरे से करेंगे, तो 1 को मैंने 3 से किया 3 आ गया, 2 को 3 से किया तो 6 आ गया, 3 को 3 से किया तो -9 आ गया। जिस तरह आपने पहले की रो को इन कॉलम के साथ सीक्वेंस से किया है, इसी तरीके से नीचे भी इन तीनों से होगा। एक और मैं कर देता हूँ, 1 को मैंने 1 से किया 2 1, फिर दोबारा 2 आ गया, 3 को 1 से किया तो -3 आ गया। बस इसमें ट्रिक ये याद रखिएगा, पूरी एक रो होगी तो पूरा एक कॉलम होगा। इसी तरह ये वाली रो इससे मल्टीप्लाई होगी, ये आ जाएगा, ये वाली रो इससे मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास ये आ जाएगा। मैं करके बता रहा हूँ, तो हम देखिए -1 को मैं 1 से करूँगा -1, -2 को जब मैं 1 से करूँगा तो -2, -3 को -1 से करूँगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से दो मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। इसकी मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा जिसमें मैं मल्टीप्लिकेशन आपको फर्दर सिखा दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो। अच्छा, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 और 1 कितना हो गया स्टूडेंट, 3, 3 - 3 तो 0 आ गया। 4 + 2 6 और -6 दोबारा 0 आ गया। 6 + 3 9 और -9 क्या आ गया, 0। इस तरीके से मैंने उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और ये मेरे पास a² आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं दोबारा वहीं उसी सवाल पे चलता हूँ ताकि आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा सकूँ। कि मेरा मकसद ये था कहने का कि अगर a² बराबर आ जाए a के, अगर ये दोनों चीज़ें बराबर आ जाएंगी तो इस तरह का जो मैट्रिक्स है वो कहलाएगा आइडेम्पोटेंट। इसी तरह अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर a² बराबर आ जाए 0 के तो वो कहलाता है आपके पास निल पोटेंट। जिस तरह भी आपको जो मैंने एग्जांपल सॉल्व कराई, इसमें आप देखें कि a² की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये क्या कहलाएगा, निल पोटेंट मैट्रिक्स। और अगर a² बराबर आ जाएगा a के तो वो कहलाएगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये अब नेक्स्ट है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर a² बराबर आ जाएगा i के। आई क्या होता है आपके पास, आइडेंटिटी, जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स में क्या आता है, 1 आता है। मैं पहले करके आपको बता देता हूँ। देखें, एक मैट्रिक्स है ए, वो बराबर है इस सब के। अब हमने स्क्वायर लेना, इसका मतलब क्या होता है, 2 मरतबा लिखना। तो मैंने ए को मल्टीप्लाई दोबारा किससे करा दिया, खुद से ए से करवा दिया। अभी मैंने आपको बताया कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, तो आप इस तरीके से क्या होगा, ये देखिए मैं सॉल्व भी किया हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके a² लिया तो मेरे पास a² का आंसर आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आप ये देखें कि तमाम के तमाम 1 आ रहे हैं, इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो जब ये आइडेंटिटी हो गया तो मैं लिख सकता हूँ कि a², ये a² की जगह a² इक्वल, और ये पूरा किसके बराबर आ गया, i के। तो अगर a² बराबर आ जाएगा i के तो इस तरह का मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। लास्ट मैट्रिक्स की डेफिनेशन है स्टूडेंट आपके पास पीरियोडिक मैट्रिक्स। ये ऐसे पूछा नहीं जाता लेकिन आपको पता होना चाहिए। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट, देखें a⁴k+1 अगर इक्वल आ जाए a के, वो कहते हैं कि कोई भी नंबर है अगर आप उसमें +1 करें और a का आप पावर ले लें मैट्रिक्स a का, तो वो ओरिजिनल a के बराबर आना चाहिए। मिसाल के तौर पर k की जगह अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो 2 + 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3। तो a की पावर 3, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को 3 मरतबा अगर आप मल्टीप्लाई करें और वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, पीरियोडिक मैट्रिक्स। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर a मैट्रिक्स आपको गिवन है,
मैंने सबसे पहले तो वही तरीका, ए मैट्रिक्स को 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर दें आप, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स को 2 मरतबा करेंगे, ए स्क्वायर आएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, वही तरीका, पहले की रो दूसरे का कॉलम आपने इस तरह मल्टीप्लाई किया, पर ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास ए स्क्वायर तो आ गया, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, हम तो ए क्यूब निकालना है, मैंने आपको अभी पीछे समझाया। ए क्यूब का मतलब क्या होगा कि जो ए स्क्वायर निकाला उसको दोबारा ए से आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। ये आपने करना नहीं है, तो आप परेशान नहीं होना आपने। अब देखिए, जब मैं ए क्यूब निकालूंगा, ए क्यूब का मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर वाली वैल्यू और ए वाली वैल्यू, इनको दोबारा से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से अगर आप इसको देखें तो ये ए क्यूब को मैंने इन दोनों को आपस में सॉल्व किया, फिर यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब जब मैंने इसको पूरा सिंप्लीफाई किया, ये आपको फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना था। अगर आप देखें, ए क्यूब किसके इक्वल आ गया, 1 - 2 - 6 30920 -3, जो कि एक्चुअली किसके बराबर है, ए के बराबर है। शुरू में तो ए यही था। इससे पता ये चला कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को आप 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें, क्यूब ले लें उसका, और उसका आंसर एज इट इज़ दोबारा वही आ जाए, तो इस तरह का मैट्रिक्स क्या कहलाता है, पीरियोडिक मैट्रिक्स। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जो कि अपने आप को बार बार अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करे, वो कहलाता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। अच्छा, अभी तक हमने जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी, सबको मैंने इन 10 पॉइंट के अंदर रख दिया ताकि आपको आसानी में करके समराइज कर सकूं। देखिएगा, सबसे पहले सिमेट्रिक, ये दोनों तो एक जनरल डेफिनेशन में आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। सिमेट्रिक क्या होगा, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर आ जाएगा ए के, तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं बल्कि -a के बराबर आए, तो वो कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। आगे चलें, हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज बराबर आ जाए ए के, तो वो हर्मिटियन हो जाएगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं बल्कि -a के बराबर आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, स्क्यू हर्मिटियन। स्क्यू का मतलब ही यही है, मैंने जो आपको बताया कि माइनस की फॉर्म में आना। फिर आप देखें आइडेम्पोटेंट और निलपोटेंट। आइडेम्पोटेंट में क्या है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर बराबर आ जाए ए की, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स ए, उसको आप मल्टीप्लाई करें उसी के मैट्रिक्स से, अगर आंसर ओरिजिनल वाला आ जाएगा तो वो कहलाएगा आइडेम्पोटेंट। इसी तरह निलपोटेंट, निल का मतलब ज़ीरो, अगर किसी भी मैट्रिक्स की हम पावर ले लें और अगर वो ज़ीरो आ जाए तो वो कहलाएगा निलपोटेंट मैट्रिक्स। लास्ट, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स और पीरियोडिक मैट्रिक्स। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स क्या आता है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम स्क्वायर लें और वो आई के यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, डायगोनल के अंदर 1 1 1 आ जाए, तो वो क्या रहेगा, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होगा, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की पावर बढ़ाते जाएं और ओरिजिनल मैट्रिक्स का आंसर आ जाए, तो वो कहलाएगा पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो ये जो मैंने आपको शॉर्ट रन बताया मैं, ये आपने बार बार रिपीट करना है। इंशाल्लाह मैट्रिक्स का चैप्टर आप लोगों के लिए हलवा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इन डेफिनेशन की आप अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कल अपलोड कर दूंगा, जिसके अंदर मैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल या कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह वहाँ पर आपको जवाब दे दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।